हेडिंग डालिए फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। देखिए कल आप लोगों को उर्वरक के बारे में बताया था कि उर्वरक क्या होते हैं, कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो भूमि में क्या बढ़ाते हैं, उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, ताकि क्रॉप्स की क्या हो सके, अच्छी ग्रोथ हो सके और हमें अच्छी क्रॉप या फिर अच्छी फसल देखने को मिल सके। लेकिन हमें हद से ज्यादा भी उर्वरक डालने नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, विपरीत, क्योंकि कुछ पदार्थों की मात्रा भूमि में ज्यादा हो जाती है और वो क्या करती है, पौधों के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि खाद्य भी दो तरीके की होती है खाद, एक प्राकृतिक खाद होती है और एक कृत्रिम। कृत्रिम तो वो होती है जो मनुष्यों के द्वारा कहाँ तैयार की जाती है, लैब में। उसमें भी मैंने आपको 3 तरह की बताई थी, पोटाश, ठीक है, नाइट्रोजनस होती है। आपसे देखो खाद में कुछ नहीं पूछा जाता है, एक तो मोस्ट क्वेश्चन बनता है एनपीके का, कि एनपीके क्या है, एक मिक्स्ड खाद की फॉर्म में आती है, यानी मिश्रित खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे प्रोसेस लिखवा रही हूँ, ये पूछे जाते हैं, जैसे निकिल का जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है या निकिल का निष्कर्षण किया जाता है, वो कौन से प्रक्रम में किया जाता है, मांड प्रक्रम में किया जाता है। ठीक है, ये प्रक्रम प्रोसेस है, ये नाम ही इनका मांड प्रोसेस। आपसे कहा जाता है अमोनिया बनाई जाती है, हैबर प्रोसेस से बनाई जाती है। तो आज मैं कुछ आप लोगों को प्रोसेस और उन प्रोसेस के इसके अलावा कुछ ऐसे सूत्र, जैसे बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2O। जिंक ब्लेड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnS। ये पूछे जाते हैं आप लोगों के जनरल साइंस में, क्वेश्चन आते हैं कि जिंक ब्लेड का सूत्र होता है ZnS। कॉपर पायराइट इज CuS, कॉपर गैलेना, इस तरीके से अलग अलग सूत्र है आप लोगों के। तो अब आप फटाफट लिखिए थोड़ा सा, कहाँ तक हो गया था कल हिंदी मीडियम, बोलिए। लिखिए उर्वरक, हेडिंग डाल लीजिए फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। उर्वरक 2 प्रकार के होते हैं, इस तरीके से बनाइए, रासायनिक उर्वरक और दूसरा कौन से होते हैं भाई, एक तो होते हैं आर्टिफिशियल और दूसरे कौन से होते हैं, नेचुरल। नेचुरल कैसे बनते हैं, बाय नेचर। जैसे खाद, आप क्या करो, पशुओं का जो, या हम यूँ कहें कि मृत पशु होते हैं, और उनकी क्या होती है, गोबर होता है, पत्ती होती है, और बहुत सारी चीज़ों को यदि एक गड्ढे में रख दें और उसे कुछ दिन के लिए बंद कर दें तो किसका निर्माण हो जाता है, खाद का। और वो खाद का उपयोग यदि हम किस में करें, कृषि में करें, तो वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, ताकि उसमें क्या होता है कि वो पौधों को या फिर जो हमारी फसल होती है उसको संपूर्ण पोषक तत्व देने का काम करती है। क्लियर है भाई यहाँ तक। आर्टिफिशियल में हम क्या करते हैं, अलग अलग केमिकल्स को लेते हैं और उनके थ्रू क्या करवाते हैं, किसी एक ऐसे सब्सटेंस का निर्माण कराते हैं जो फसल में उनके किसी एक पोषक तत्व की आवश्यकता को पूरी कर दे। तो लिखिए उर्वरक 2 प्रकार के होते हैं, पहला रासायनिक, दूसरा प्राकृतिक। ये 2 प्रकार के होते हैं, रासायनिक और प्राकृतिक। रासायनिक को फिर आप 3 भागों में बांटिए। रासायनिक 3 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजीनियस, नाइट्रोजीनियस नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजीनियस नाइट्रोजन युक्त, पोटाश, नाइट्रोजीनियस पोटाश, और फॉस्फेटिक। फॉस्फेटिक, फॉस्फेट नहीं, फॉस्फेटिक, हाँ फॉस्फेटिक। दूसरा कौन सा लिखवाया था, नाइट्रोजन युक्त। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में कौन कौन आता है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, NH4, ठीक है। और तीसरा कौन सा बताया है, हाँ भाई, आर्टिफिशियल को हमने कितने भागों में बांटा है, 3, फॉस्फेटिक, नाइट्रोजन, और तीसरा कौन सा है, पोटाश, ठीक है। 3 हो गए हैं अभी। अब इनके एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन वाले पढ़ेंगे। नाइट्रोजन वाले उर्वरक या ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है, जैसे यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2COO होता है, ठीक है। आपको पता है कि यूरिया पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसको कैसे डाला जाता है,
इसको इस तरीके से डालते हैं तो यूरिया क्या करती है कि भूमि में जाकर भूमि का जो पानी होता है या नमी होती है उसके साथ घुल जाती है और घुलकर क्या हो जाती है, सीधे पौधों में। आपको पता होगा कि अपने एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है लेकिन पौधे उसका सीधा उपयोग नहीं कर पाते, तो वो किस रूप में करते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड के रूप में उसका उपयोग करते हैं। इसलिए हम क्या डालते हैं, यूरिया। लेकिन यूरिया भी लिमिट की डालनी चाहिए, लिमिट से ज्यादा यूरिया भी पौधों को क्या कर देती, गला देती है। ज्यादा यूरिया अगर डल जाए प्लांट्स में तो वो क्या कर देती है कि नाइट्रोजन की तो बहुत अधिकता हो जाएगी लेकिन दूसरे पोषक तत्वों की वो क्या कर देता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी कर देता है। तो इसलिए क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार है ना फसलें गलने लग जाती है क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर चले जाए और एक्सेस ऑफ क्या हो जाए, अमोनिया चली जाए। और आपको पता है कि ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जो राइजोबियम जड़ें होती हैं या फिर मैं कहूँ मटर कुल की पात पे होते हैं, उनमें क्या होता है, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को या नाइट्रोजन के यौगिकों को सीधे किस में बदल देते हैं, नाइट्रोजन में बदल देते हैं। या मैं यूं कहूं कि कुछ ऐसे एजोबैक्टर है, एनाबीना है, जो प्रकृति में उपस्थित नाइट्रोजन को किस में बदल देती है, नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देती है ताकि क्या कर सके, पौधे उसका उपयोग कर सके। तो लिखिए इसमें फर्स्ट, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। इस तरीके के उर्वरक नाइट्रोजन युक्त वाले में पहले आप डालिए रासायनिक उर्वरक, डालिए सबने। इसमें भी आपको पहला लिखना है नाइट्रोजन वाले। अब लिखो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, ऐसे उर्वरक जो मिट्टी में उपस्थित, ऐसे उर्वरक जो मिट्टी में उपस्थित, पढ़ने को कुछ है, ये सोने आया, ऐसे उर्वरक जो मिट्टी में उपस्थित नमी के साथ क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं और मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया के साथ, और मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया के साथ क्रिया करके नाइट्रेट बनाते हैं। इन उर्वरकों से क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको जैसे 4 उर्वरक दे देंगे, एक पोटाश का दे देंगे, एक फॉस्फेटिक का दे देंगे और एक नाइट्रोजन का दे देंगे, ठीक है। और इनमें आपसे पूछेंगे कि निम्न में से नाइट्रोजन की कमी को कौन पूरा करता है। जैसे मान लीजिए आपको एक पोटाश का एग्जाम्पल दे दिया, कोई एक उर्वरक का, एक आपको एग्जाम्पल दे दिया फॉस्फेटिक का दे दिया क्योंकि इसमें फॉस्फेट होगा, एक आपको दे दिया नन ऑफ देम, और एक दे दिया आपको किसका, नाइट्रोजन वाले का, यूरिया दे दी, चाहे कोई सा भी दे दिया। अब आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने वाला उर्वरक है, तो यूरिया होगी क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन की कमी को पूरी करता है। ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बाकी इतना कुछ खास आता नहीं है इसमें से। क्या लिखवाया, नाइट्रेट बनाते हैं तथा ये उर्वरक नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। अच्छा, प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत क्यों होती है, ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए और प्रोटीन पदार्थों के लिए, प्रोटीन कंटेंट होते हैं उसमें। तो लिखिए नाइट्रोजन के द्वारा पादप की वृद्धि
और प्रोटीन पदार्थों से की सहायता मिलती है, प्रोटीन पदार्थों की सहायता मिलती है। अब आप इसमें भी पहला कौन सा लिखेंगे, नाइट्रोजन वाले में यूरिया। फॉर्मूला क्या होता है, NH2 डबल बॉन्ड O NH2, ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है, यानी कि केमिकल फॉर्मूला है। आप लोगों को एक चीज यहां पर बहुत अच्छे से बता दूं कि जो यूरिया होता है वो आप सभी लोगों ने मोस्ट ऑफली जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनकी पैदावार होती है, या फिर आप लोग प्रैक्टिकल्स में देखते हो कि व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है। अगर किसी ने यूरिया देखा है तो व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है ये। अगर इसको आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये इजीली घुल जाता है, लेकिन अगर इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जैसे कार्बनिक विलायक हो गया, ईथर हुआ, एल्कोहल हुआ, तो ये उसमें विलयशील नहीं होता। इसीलिए यूरिया को जब डालते हैं तो वो सीधे क्या होती है, मिट्टी में घुल जाती है और पौधों को नाइट्रोजन मिल जाती है। इसीलिए यूरिया ज्यादातर गेहूं के लिए दी जाती है, गेहूं और, हाँ बिल्कुल, मैंने क्या कहा कि हर चीज की लिमिट होती है। अगर उसको अति से ज्यादा डालोगे तो वो नुकसानदायक है। ग्रोथ के लिए होती है, फसलों की उसकी जो फलियां होती है ना, उनके लिए डाली जाती है। लिखिए, फॉर्मूला लिख लिया, लिख लेना, मैं यहां शॉर्ट में लिख देती हूं। व्हाइट क्रिस्टलीय ठोस, यानी कि सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। गलनांक, यानी कि इसका जो एमपी होता है वो कितना देखने को मिलता है, 133। कई जगह 130 भी है, कई जगह 133 भी है, तो इसका कितना मिलता है आपको, 133 इसका आपको एमपी यानी गलनांक बिंदु मिलता है। लिख लिया यहां तक। जल में घुलनशील, ईथर में अघुलनशील, एक चीज और सुन लो कि जो यूरिया होता है, यदि मैं और अदर फर्टिलाइजर्स की बात करूं, और अधिक उर्वरकों की अपेक्षा ये अस्थायी होता है। आपने देखा होगा कि गांवों में मोस्टली क्या करते हैं, पीछे कैन लगा लेते हैं और कैन में क्या होता है, अमोनियम सल्फेट का भर लिया जाता है सॉल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर पानी के हिसाब से उसको घोल लिया जाता है, और घोल कर क्या करते हैं, पीछे कैन लगा लेते हैं जिसे हम, और उसमें क्या स्प्रे की जाती है और मुंह बांध लिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या होती है, हार्मफुल होती है, और उसको छिड़का जाता है। तो मोस्ट ऑफली यूरिया क्या होती है, एक तो मिलती भी आजकल गवर्नमेंट से कैसी है, लिमिटेड मिलती है, मिलती भी टाइम पर नहीं है, और ये इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है जितनी कि और अदर नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो गाँवों में यूरिया तो सिर्फ किसके लिए दी जाती है, गेहूं के लिए, मोस्ट ऑफ के लिए या तो अमोनियम सल्फेट का यूज किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि और भी बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, जिनके घर में या जिनके पास खेत है उन लोगों को इस बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगी कि किस तरीके से 1 लीटर में घोलते हैं, 2 लीटर में घोलते हैं, ताकि कोई कीड़ा लग जाता है तो कीड़े के लिए अलग घोली जाती है। अगर वृद्धि बढ़ानी है, फूलों की वृद्धि करनी है, तो सबके लिए अलग अलग तरीके के क्या करे जाते हैं, और कभी भी एक फसल को रिपीट नहीं किया जाता। जैसे कपास, कपास के बाद सरसों, सरसों के बाद गेहूं, गेहूं के बाद बाजरा, बाजरा होते फिर दोबारा से क्या लग जाएगा, या तो चना बोएंगे फिर। पोषक तत्वों की कमी हो जाती कंटिन्यू उगाने से, जो ग्रोथ आनी चाहिए होती है ना, क्योंकि जब हमने गेहूं उगाए तो मिट्टी में जो पोषक तत्व थे वो सारे गेहूं में चले गए, न्यूट्रिएंट्स, तो कमी हो गई ना अब, तो इसलिए अगली उगानी चाहिए। आवाज नहीं चलिए, लिखिए। यूरिया अस्थायी है, अन्य नाइट्रोजनी उर्वरकों की तुलना में यूरिया अस्थायी है, अन्य नाइट्रोजनी उर्वरकों की तुलना में अन्य नाइट्रोजनी उर्वरकों की तुलना में यह कम ताप पर विघटित हो जाती है, इट्स मीन डिकम्पोज, यह कम ताप पर विघटित हो जाती है और
CO2 और अमोनिया देती है। CO2 और अमोनिया देती है। नेक्स्ट, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट फॉर्मूला क्या होता है? NH4 का होल ट्वाइस SO4। अमोनियम सल्फेट, सल्फेट की कितनी होती है वैलेंसी? -2। सल्फेट की कितनी होती है? -2 होती है। वैलेंसी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस माइनस में होती है। वैलेंसी में कार्बन की -4 भी होती है, +4 भी होती है। ऑक्सीडेशन तो होगी लेकिन संयोजकता वो 4 भी शो करता है, 4 शो करता है ना वो। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में नहीं हो सकते, वैलेंसी नेगेटिव में हो सकती है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, लेकिन वैलेंसी नेगेटिव भी हो सकती है। -1 नहीं होती। Cl की -1 होती है, F की -1 होती है, SO4 की -2 होती है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, वो आप Fe की करोगे तो Fe+2 में मिलता है। ये वैलेंसी भी होती है, संयोजकताएं भी बोलते हैं इन्हें। संयोजकता इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं और वैलेंसीज अलग होती है, दो चीजें हैं ये दोनों। ठीक है, क्या लिखवाया था? अमोनियम सल्फेट। अच्छा, अमोनियम सल्फेट कैसे बनता है? देखो, जब आप अमोनिया में, ये लैब में बना सकते हैं कि जब अमोनिया में हम क्या डाल दें? सांद्र, तो क्या बन जाएगा? NH4। मैं इसको यहाँ पर 2 ले लूँ तो ये बन जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4 बन जाएगा। तो यहाँ पर अमोनियम सल्फेट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। ये भी कैसे रंग का होता है? व्हाइट कलर का, क्रिस्टलीय है, ठोस होता है। इन सबको घोल के काम में ले लिया जाता है। यूरिया को तो आप सीधे डायरेक्ट डालते हैं। और एक चीज और बता देती हूं, अमोनियम सल्फेट में 21% नाइट्रोजन होती है। पहले तो आप ये लिखेंगे रिएक्शन, फिर आप क्या लिखेंगे? सेम यही कि ये भी व्हाइट कलर का क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में घुलनशील होता है। लिखो, आराम से लिखो। सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में घुलनशील होता है, सॉल्युबल इन वाटर। हाँ, इसमें नाइट्रोजन 21% होती है। जब अमोनियम सल्फेट को जल में अपघटित कराया जाता है, जब अमोनियम सल्फेट को जल में अपघटित कराया जाता है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी कि मैंने मान लीजिए इसमें ले लिया थोड़ा सा अमोनियम सल्फेट, इसमें मैंने पानी डाल के गर्म करा, हाइड्रोलिसिस कराया, तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? सल्फ्यूरिक एसिड निकलेगी। या सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर हम फॉर्मेशन देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ से अमोनिया निकलती है और अमोनिया के साथ साथ जलकाणु फ्री होता है। आप लोगों में से कितने जनों ने लैब में अमोनिया सूंघी है? अगर किसी के जुकाम हो तो उसको अमोनिया सूंघा दो, नाक खुल जाती है। पक्की बात है, मैंने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। बट एक साथ अगर बोतल खोलते आप चढ़ाओगे ना तो सीधे इतनी भयंकर सिर में चढ़ेगी, बहुत भयंकर, बहुत धीरे धीरे से सूंघी जाती है इसको। बट हाँ, इस बात की श्योरिटी, नाक खुल जाती है। पर अब ये मत करना जाते खोल लिया और खींच गए। एसीटोन कहां पर यूज होता है? एसीटोन
बिल्कुल, नेल पॉलिश रिमूवर में काम में लिया जाता है। बिल्कुल, कौन सा ग्रुप होता है एसीटोन में? कीटो ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ। और फलों की गंध किस में आती है? या मैं यूं कहूं, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? लिखवाया हुआ है ना आपको? प्रोड्यूसर गैस क्या है? H2 और CO+H2 भाप अंगार गैस। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया कि जब रोटी बनाते हैं तो रोटी में CO2 होती है उसमें। भैंसें जुगाली करती हैं तो कौन सी गैस निकलती है? सारे गलत, मेथेन। और दलदलों में कौन सी गैस होती है? ये आते हैं जर्नल साइंस में क्वेश्चन, ये मैथेन गैस होती है। ठीक है, लिखिए लिखिए, ढूंढ के लाना, आप ढूंढ के लाना, होमवर्क है तेरा ये, कुछ तो काम करेगी। मैं ही बता देती अभी तो, मेहनत करने दो थोड़ी सी। चलिए लिखिए, देखिए जब अमोनियम सल्फेट का जल योजन कराया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनिया और जल के अणु बाहर निकलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, जब अमोनियम सल्फेट को क्या कराया जाता है? जल अपचयित या जल योजित कराया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2O, अमोनिया निकलती है, अमोनिया निकलती है। और एक चीज और, अमोनियम सल्फेट का यूज अगर आप ज्यादा करते हो तो सीड का जर्मिनेशन रुक जाता है। जर्मिनेशन मतलब जो अंकुर, वो बीज अंकुरित होंगे ना, वो नहीं हो पाते हैं, अनफिट होती है ये फिर ज्यादा, अगर ज्यादा एक्सेस में यूज कर लो या इसको बार बार रिपीटेशन में यूज कर लो। मैंने आपको बताया ना कि एक्सेस भी इसकी बहुत बुरी है। तो लिखिए, जब इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है तो, या इसको रिपीट करा जाता है, बार बार डाला जाता है तो बीजों के अंकुरण के लिए यह अच्छी नहीं होती, तो बीजों के अंकुरण के लिए अच्छी नहीं होती। भूमि अम्लीय हो जाती है, भूमि अम्लीय हो जाती है। अतः भूमि को उदासीन करने के लिए लाइम, लाइम यानी चूना, ऐसे चूना नहीं फटकते हैं, पीस के उसको पाउडर फॉर्म में बना के डाला जाता है। लाइम का उपयोग किया जाता है तथा 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 अमोनियम सल्फेट का उपयोग बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए। अमोनियम सल्फेट का उपयोग बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, उपयोग बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है CaCN2, कैल्शियम साइनामाइड। कौन सा है? Ca, कैल्शियम। इसको कैसे बनाया जाता है? जब हम
कैल्शियम कार्बाइड। अच्छा भाई, कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? जब एक कार्बन हो और दूसरा क्या हो, कार्बन के अलावा कोई यौगिक होता है तो उसे हम कैल्शियम कार्बाइड के नाम से जानते हैं। जब हम कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? नाइट्रोजन से कराते हैं, तो क्या बन जाएगा? CaCN2 का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? वैसे साइनाइड कैसा होता है? जहरीला होता है, पॉइजन के रूप में होता है, जिसका टेस्ट अभी तक किसी ने नहीं किया है। लेकिन ये किसी और कंपाउंडिक फॉर्म में मिलता है, तो ये हमारे इतना, ये क्या करता है कि वैसे हार्मफुल होता है, लेकिन अगर पौधों में डाल रहे हैं जो फर्टिलाइजर, तो ये क्या प्रोवाइड कराता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है पौधों को, क्योंकि साइनाइड में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और यहाँ पर नाइट्रोजन किसकी तरह काम कर रहा है? अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करूं तो ये दाता की तरह काम करेगा और क्या बनाएगा? उपसह संयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो लिखिए, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन की तरह काम, इसमें कार्बन करेगी, Ca बाहर आ जाएगी और कैल्शियम कार्बाइड, वो कैल्शियम CN2 बाहर वो आ जाएगा। अगर इन दोनों में देखा जाएगा ना, इनमें, तो ये करेगी। लिखिए, अब इसकी रिएक्शन लिख लीजिए, रिएक्शन लिख लो। CaC2, बैलेंस कर लेना इसको, CaC2 प्लस N2 और एक कार्बन बाहर निकल जाएगा यहाँ, CaCN2 प्लस C बाहर निकल जाएगा, प्लस C, बैलेंस नहीं हो रही थी ना, बैलेंस कर दी। लिखिए, इसमें 90% नाइट्रोजन होगा, 19, बिल्कुल, यह काले रंग का होता है। 19% नाइट्रोजन और काले रंग का होता है। लेकिन जब इसका जलयोजन किया जाता है, लेकिन जब इसका जलयोजन किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जब इसका जलयोजन किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और अमोनिया बाहर निकल जाती है, और अमोनिया बाहर निकल जाती है। अगला, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम, इसको अभी यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है हमें? नाइट्रोजन, इसलिए इसका यूज नाइट्रोजीनियस या नाइट्रीकरण उर्वरकों के रूप में किया जाता है। पहले तो हेडिंग डालो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सूत्र लिख लो। देखो, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को कैसे बनाया जाता है? जब हम लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का मतलब क्या होता है? चूना पत्थर। इसकी रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं? एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रिक एसिड काम में लिया जाता है, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ आपके मैन्युफैक्चरिंग से कोई मतलब नहीं है कि कैसे बन रहा है, आपका तो मतलब यह है कि कितने % उसमें नाइट्रोजन है और उसका उपयोग आपको कहाँ लेना है। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, लाइमस्टोन प्लस चूना पत्थर प्लस नाइट्रिक अम्ल आधिक्य में चूना पत्थर प्लस नाइट्रिक अम्ल आधिक्य में क्या बनेगा? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट।
तो ये नाइट्रोजन के खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट लिखिए फास्फेटिक। फास्फेटिक उर्वरक ये किसकी कमी को पूरा करते हैं? फास्फोरस की कमी को पूरा करते हैं। और आप लोगों को पता है कि फास्फोरस क्यों जरूरी होता है? पादप की वृद्धि के लिए, यानी कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड दी सेफली, या मैं यूं कहूं कि डिजीज से अटैक को बचाने के लिए। क्योंकि पौधों में आपने देखा है कि बहुत सारे रोग लग जाते हैं। जैसे गेहूं में कौन सा लगता है? अभी गेहूं में जैसे गेहूं है, सरसों, इनमें रोग लगते नहीं लगते? तो उनसे बचाने के लिए क्या डाला जाता है? उसमें पोटाशिक का यूज किया जाता है, ताकि प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ सके और उसके साथ साथ उसको डिजीज से भी क्या करा जा सके? बचाया जा सके। तो इसमें ट्रिपल अमोनियम सुपर फास्फेट, अगर ऐसे ऐसे अलग अलग नाम से आते हैं, उनका यूज किया जाता है। मेरा मकसद तुम्हें खेती बाड़ी कराने का नहीं है, मुझे तो उनके उर्वरक बताना है, अपने केमिस्ट्री में ही आते हैं। लिखिए इस तरीके के उर्वरकों से फास्फोरस की कमी को दूर किया जाता है। फास्फोरस की कमी को दूर किया जाता है क्योंकि फास्फोरस से पादपों की वृद्धि में सहायता और रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। साथ ही साथ यह फलों को पकने में सहायता प्रदान करता है। यह फलों को पकने में सहायता, आपने देखा होगा कई बार कच्चे फल टूट के गिर जाते हैं, तो उनमें क्या डालते हैं? हम पोटाशिक डालते हैं, ताकि वो क्या हो सके? कच्चे फल गिरे नहीं और सीधे जल्दी पक जाएं। क्या लिखा? फलों को पकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट लिखिए ट्रिपल सुपर फास्फेट। पहला उर्वरक है इसका ट्रिपल सुपर फास्फेट। ट्रिपल सुपर फास्फेट CaH2PO4 का ये है CaH2PO4 का होल ट्वाइस नाम है इसका। अब ये तो भाई साइंटिस्टों ने दिया, मैंने तो दिया नहीं है। ट्रिपल सुपर फास्फेट नाम है इसका। ट्रिपल सुपर फास्फेट लिखो पानी में घुलनशील तथा इसमें 43 से 46% P2O3 होता है। P2O3 होता है, ये नाम है इसका, नाम दिया गया है इसका कि ट्रिपल सुपर फास्फेट, ये नाम है एक उर्वरक का। जरूरी नहीं है कि ट्रिपल है तो 3 ही लगे पीछे। इसमें 43 से 46% P2O3 होता है
तथा इसका निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट पर तुम्हारे संडे को क्लास लगा दे क्या? क्लास लूंगी मैं 2 घंटे की लूंगी। लिखो, इसका निर्माण कैसे होता है? कैल्शियम फास्फेट की अभिक्रिया कैल्शियम फास्फेट पर फास्फोरिक अम्ल की अभिक्रिया से, कैल्शियम फास्फेट पर फास्फोरिक अम्ल की क्रिया से, यानी कि कैल्शियम फास्फेट प्लस फास्फोरिक एसिड इज इक्वल टू क्या रह गया? इसका निर्माण कैल्शियम फास्फेट पर फास्फोरिक अम्ल की क्रिया से होता है। तो ये आपका इसका नाइट्रोजन का भी हो गया। और फास्फेटिक में दूसरा लिखिए। अब दूसरा लिखिए, थॉमस स्लैग। ये नाम है। फॉर्मूला लिखिए, CA3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CA3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CaSiO3 ये सूत्र है इनके। लिखो, जल में घुलनशील इसमें 14 से 18% P2O3 होता है। इसमें 14 से 18% P2O3 होता है। ये खत्म हो गया है आपका कौन सा? फास्फेटिक। अब लिखिए पोटाश। मैं एक्स्ट्रा 10 मिनट ले रही हूं, मैं करा के जाऊंगी आज पूरा करवाऊंगी मैं, क्योंकि बायो टाइम लेगी। फिर बायो में आपके सिस्टम ही बहुत ज्यादा है। एक तो ह्यूमन सिस्टम भी पूरा इतना लंबा चलेगा। मैं भी कल से करा दूं, क्योंकि ज्यादा नहीं बच रहा। नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल आप लोगों के निकालने को नहीं आती हैं, सीधे इनके फॉर्मूले आते हैं। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, ये आता है। लिखिए पोटाशिक। यह पौधों की संरचनात्मक वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह पौधों की संरचनात्मक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसका उपयोग जड़ों के विकास के लिए, फलों के विकास, फलों को पकने के लिए, फलों के पकने के लिए उपयोग में किया जाता है। यह प्रकृति में विलयशील लवणों के रूप में, यह प्रकृति में विलयशील लवणों के रूप में पाए जाते हैं। ये पौधों में पोटेशियम उपलब्ध कराते हैं। यह पौधों में पोटेशियम उपलब्ध कराते हैं।
यह पौधों में पोटेशियम उपलब्ध कराते हैं। जैसे KCl, KNO3। एग्जाम्पल लिखो, KCl, KNO3, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट सबसे ज्यादा तंबाकू में पाया जाता है, तंबाकू के पौधों में। पोटेशियम सल्फेट सबसे ज्यादा किस में मिलता है? तंबाकू के पौधों में मिलता है। अब लिखिए, ये पूरे हो चुके हैं। मिक्स्ड फर्टिलाइजर, कई बार आपसे है ना क्वेश्चन ऐसे आता है कि मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं। ऑप्शन में आएगा नाइट्रोजन, और दूसरा ऑप्शन आएगा फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन आएगा NPK, और चौथा ऑप्शन आएगा N and P। तो कौन सा आंसर आएगा? NPK। तो ध्यान रखना, इसे किसान खाद, इसे किस नाम से जाना जाता है? NPK को किसान खाद, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और तीसरा कौन सा? फॉस्फेट। तीनों के तीनों क्या होते हैं? फास्फोरस। तीनों के तीनों होते हैं जो क्या करते हैं? एक ही उर्वरक में तीनों की कमी को क्या कर देते हैं? पूरी कर देते हैं, इसलिए इसे किसान खाद के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपरों में भी पूछा गया है कि किसान खाद किसे कहा जाता है? NPK को। तो लिखिए मिक्स या मिश्रित खाद। हाँ, इसके बाद कराऊंगी, रुक जा, सब कराऊंगी। खाद भी बनवाएंगे, अभी प्राकृतिक में भी आएंगे। लिखिए मिश्रित खाद, ऐसी खाद जिसमें एक या एक से अधिक तत्व उपस्थित होते हैं, एक या एक से अधिक तत्व उपस्थित होते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस होता है, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और होता है। इसे किसान खाद या किसान यूरिया कहते हैं। इसे किसान खाद या किसान यूरिया कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना भाई। आजकल यूरिया जो आती है वो नीम कोटेड आ रही है, नीम कोटेड यूरिया आ रही है आजकल। और आपको पता है कि खाद के लिए कितनी किल्लत चल रही है? सिर्फ एक कट्टा ही मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा, ब्लैक हो रहा है बहुत जबरदस्त। लिखिए एग्जाम्पल लिखो, नाइट्रोफॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। हाँ भाई, केमिकल फर्टिलाइजर्स के हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं? और तो लिखवाऊं नहीं लिखवाऊं इसको? तो हानिकारक प्रभाव उर्वरकों के, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कम कर देते हैं कई बार ये, क्योंकि हद से ज्यादा डाल दिए जाते हैं। बार बार डालने से मिट्टी में उपजाऊपन कम हो जाता है, और एक ही यदि उर्वरक को बार बार डालते हैं तो उस पोषक तत्व की अधिकता और बाकी तत्वों की कमी हो जाती है। अब आप लिखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रम, सब लिखेंगे हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम। कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रम। अब आप क्या? प्रोसेस, सम इंपॉर्टेंट प्रोसेस। दोनों मीडियम लिखिए, इधर लिखेंगे प्रोसेस
किसके लिए यूज किया जाता है? सबसे पहले नेल्सन प्रक्रम, नेल्सन प्रक्रम किसके फॉर्मेशन के लिए होता है? NaOH के निर्माण के लिए। नेल्सन प्रोसेस किसके लिए होता है? NaOH के लिए। लेड चैम्बर प्रक्रम, लेड चैम्बर प्रक्रम, लेड चैम्बर प्रक्रम किसके लिए काम में लिया जाता है? H2SO4 के लिए, H2SO4 के लिए। नेक्स्ट साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रक्रम Ag के लिए। मूड प्रक्रम निकिल के लिए, मूड MOND मूड प्रक्रम। अरे फिर वही नाम पे मत जाया कर, साइनाइड है तो साइनाइड नहीं होगा ये प्रक्रम। Ag के लिए। मूड प्रोसेस निकिल के लिए। ब्रेकलैंड प्रोसेस, ब्रेकलैंड लैंड HNO3/NO के लिए। ये तो हो गए प्रोसेस काम के, NO के लिए। अब आप लिखिए खनिज और उनके सूत्र, मिनरल्स एंड फॉर्मूलाज, मिनरल्स एंड फॉर्मूलाज। सबसे पहले लिखेंगे बॉक्साइट, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम CaSO4.2H2O, जिप्सम CaSO4 डॉट, मैं अभी भी कह रही हूं एक क्वेश्चन इसमें से आएगा सूत्रों में से, 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ H2 आ जाता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। हाफ H2 आता है POP में। लाइमस्टोन चूना पत्थर CaCO3, चूना पत्थर CaCO3। सोडा ऐश, सोडा ऐश ASH, सोडा ऐश, सोडा ऐश निर्जलीय Na2CO3। फॉर्मूला होता है ये सोडा ऐश का, एनहाइड्राइड Na2CO3, एनहाइड्राइड Na2CO3। हॉर्न सिल्वर AgCl, हॉर्न सिल्वर AgCl। सोडा ऐश का दोबारा बोलूं, निर्जलीकृत Na, एक ही है, निर्जलीय और एनहाइड्रेट दोनों का मतलब ये है, निर्जलीय है। अरे किसका रह गया? हॉर्न सिल्वर AgCl, हॉर्न सिल्वर AgCl। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा कपड़े धोने का सोडा Na2CO3.10H2O। कार्नेलाइट, कार्नेलाइट KCl डॉट लिखो, KCl डॉट MgCl2.6H2O, KCl डॉट MgCl2.6H2O, ये कार्नेलाइट होता है।
कार्डनेलाइट, ये विधियों में काम में लिया जाता है। सोरल सीमेंट, सीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? MgCl2.5H2O, वो 5MgO, MgCl2.5MgO.XH2O। दोबारा बोल रही हूं, कहां रह गए? सोरल सीमेंट, सोरल सीमेंट, MgCl2.5MgO.XH2O। बोराजीन, अकार्बनिक बेंजीन, बोराजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन जिसे बोलते हैं, बोराजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, B3N3H6, B3N3H6, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ये होती है इनऑर्गेनिक बेंजीन, B3N3H6। फ्रीऑन, CF2Cl2, CF2Cl2, फ्रीऑन, CF2Cl2। CaO किसका नाम होता है? इसको किस नाम से जानते हैं? क्विक लाइम, यानी कि भुजा चूना, बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना। चूना भी दो तरीके से लगाया जाता है, भुजा के और बिना भुजा के। लिखिए, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, MgCO3, मैग्नेसाइट, MgCO3। अब लिखिए नेक्स्ट, प्राकृतिक उर्वरक। लिखिए प्राकृतिक उर्वरक। लिखिए ऐसे उर्वरक जिन्हें, ऐसे उर्वरक जिन्हें प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, ऐसे उर्वरक जिन्हें प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। पहला, खाद, खाद। लिखिए खाद में क्या क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में पत्तियां, पशुओं का, या हम यूं कहें कि गोबर, और इसके अलावा क्या करा जाता है? अपशिष्टों का उपयोग किया जाता है। लिखिए, हाँ,